हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग रहेगा ना, ये इंफॉर्मेटिव ब्लॉग रहेगा और आपके लिए बहुत ही मतलब जानकारी वाला, नॉलेजेबल वाला ब्लॉग रहने वाला है। अगर आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आए हैं तो ये पूरा परफेक्ट ब्लॉग आपके लिए रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब जितने अपने को रिक्वायर्ड है उतना रिक्रूटमेंट करते हैं। कभी कभी हम नौकरी से करते हैं, इंडीड से करते हैं, लिंक्डइन से करते हैं, कभी थर्ड पार्टी एजेंसी को देके करते हैं। पर अभी मेरे पास जो प्रेजेंटली सब्सक्रिप्शन है ना, नौकरी का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं आपको नौकरी का सब्सक्रिप्शन के पोर्टल पे ले जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि वहाँ का पोर्टल किस तरह से दिखता है एज ए रिक्रूटर हमको, और वहाँ पे हम किस तरह से लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपको ना मैं कुछ ट्रिक्स ऐसे बताने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके जो कॉल रेट्स है जो कि नौकरी से आते हैं वो बहुत ही बढ़ जाने वाला है। तो उसके लिए आपको मेरा ये ब्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कुछ कमेंट करना पड़ेगा कि आगे आपको किस तरह का ब्लॉग चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेके आओ अपना इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो अभी सबसे पहले ना ये ब्लॉग देखने के लिए हमें सबसे पहले आपको मेरे स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सारा चीज़ दिखता है और रिक्रूटर का पोर्टल कैसा होता है और आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो अभी मैं स्विच करता हूँ अपना सिस्टम की तरफ, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अभी नौकरी के पोर्टल पे आ गया हूँ। जैसे मैं आपको सबसे पहले होम पेज पे ले जाता हूँ। ये है हम लोग का रिक्रूटमेंट का पोर्टल, जहाँ से हम लोग रिक्रूट करते हैं या तो हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। ये इस तरह से कुछ हमें दिखता है। इससे पहले भी लॉगिन रजिस्टर वो रहता है, वो सारा प्रोसेस पे आपको नहीं जाता हूँ। जो मुद्दे की बात है उस पर चलता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट और क्लिप्सी में आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या होता है ना, बहुत सारे रिक्रूटमेंट के इनके ना बहुत सारे रिक्रूटमेंट के टाइप होते हैं और मैंने जो लिया है जैसे कि PHP डेवलपर के लिए लिया है और मैंने लिया था 30 जनवरी 2024 और आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मार्च 1 हो गया। तो ये 30 डेज का होता है, तो ऑलमोस्ट ये आज कल के अंदर ख़त्म हो जाने वाला है। तो मुझे लगा कि ये ख़त्म होने से पहले आपके लिए शानदार वीडियो बन जाए। तो देखिए जैसे कि जॉब एंड रेस्पॉन्स में ना इनके ना कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि पोस्ट है हॉट वैकेंसी, पोस्ट है क्लासीफाइड, पोस्ट है एन इंटर्नशिप, पोस्ट फॉर प्राइवेट जॉब एंड मैनेज जॉब। ये बहुत सारी चीज़ होती है। सपोज मैं हॉट वैकेंसी पे जाता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे कि ये मेरे पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो अब ये मुझे बताता है बाय नाउ करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऑल सिटी के लिए कर रहा हूँ, अगर मुझे एक क्वांटिटी में ख़रीदना है ये हॉट वैकेंसी, तो इसमें क्या होगा ना, ये मुझे पड़ रहेगा 1650 रुपये और मैं यहाँ पे सिर्फ अपना डाल सकता हूँ, मतलब जॉब डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। अगर मैं यही चीज़ को क्लासीफाइड पे डाल दूँ तो इसमें क्या होगा ना, इसमें मुझे थोड़ा लिमिटेड चीज़ मिलेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे 250 कैरेक्टर जॉब्स इन डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। ये प्राइस है ऑल सिटीज़ के लिए, ये नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए है। और थोड़ा नीचे आपको जाके दिखाता हूँ। ये जैसा हो गया ये हो गया क्या है ना, इस ये वाला जो REHDX लाइट आपको दिखा रहा है ना, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज मैंने 4000 रुपीज़ पे किया और मैं यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट पोस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये दिखा रहा है एक रिक्रूटमेंट मीन्स मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा कि आई नीड फॉर 1 PHP डेवलपर और एंड्रॉइड डेवलपर, और यहाँ पे मैं सिर्फ 100 CV देख सकता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। सपोज मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं एक बंदे को रिक्रूट करने के लिए 4000 रुपया पे कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ एक्सेस है 100 CVs की, तो आप सोच लो कोई बड़ा कंपनी है, सपोज उसने भी 1000 और 10,000 रुपया पे किया है, 3 रिक्रूटमेंट वो पोस्ट कर सकता है और 300 CV सिर्फ उस एसेस में, 300 CV 100 CV पर रिक्रूटमेंट। मतलब अगर सपोज आप SAP से हो, SAP का जॉब ढूंढ रहे हो, .NET से हो, जावा से हो, कुछ भी हो, अगर मैंने एक पोस्ट के लिए डाला कि मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, मैं सिर्फ 100 CV का रिक्रूटमेंट देख सकता हूँ। और ये है वो चीज़ जिसको आप बोल रहे, इससे सारा चीज़ चेंज होता है। और यहाँ पे मुझे सिर्फ 500 सर्च रिजल्ट मिलते हैं। अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 500 रिजल्ट मिलेंगे और 500 रिजल्ट से मुझे एक कैंडिडेट ढूंढना है। पर 500 रिजल्ट का वो मतलब नहीं है, मैं सिर्फ 500 बार सर्च कर सकता हूँ और 100 CV को शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ। ये है चीज़। और यहाँ पे भी वो सारा चीज़ें 10+ फिल्टर, और इन दोनों के बीच में ना ये एक टाइप का हो गया रिक्रूटमेंट का कैटेगरी। और इस पर ठीक है, बेसिकली ये दो पे ही ये काम करते हैं, पर इसका नाम डिफरेंट दे रखा हुआ है। और मैंने जो लिया हुआ है क्लासीफाइड ले रखा है 400 रुपीज़, जो आपको अगर मैं लेता हूँ एक बार, वो वाला अगर पैकेज खरीदने के बाद ना क्या होता है, मुझे इस टाइप से दिखते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको अभी लेके चलता हूँ जहाँ पे एक्चुअल नौकरी में जॉब कैसा दिखता है। सपोज मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, सपोज मैं यहाँ क्लिक किया एंड्रॉइड डेवलपर, राइट, और यहाँ सपोज टू ईयर, यहाँ पे हो गया भुवनेश्वर सर्च। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे ऐसे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि हमने नौकरी पे अपडेट कर दिया और यहाँ पे हमें कॉल आ जाएगा, पर ऐसा भी कभी कभी नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एंड्रॉइड डेवलपर का रिक्रूटमेंट है और मैंने यहाँ सर्च किया तो ये 4 days ओपनिंग 1 एप्लीकेंट 48 दिखा रहा है कि इसको 48 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, और मैं भी यहाँ चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको भी ना इसी तरह से जाके अगर आप सर्च कर रहे हो तो इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। कई बार आपको लगता है कि मैंने नौकरी पे डाल दिया है तो मुझे कॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर सपोज़ ये जिसने भी कंपनी जो भी है, तो अगर उसने सोचो इसने मेरे जैसा ये क्लासिक मेरे जैसा क्या कहा गया, अगर इसने मेरे जैसा क्लासिफाइड लिया होगा, इस तरह से क्लासिफाइड वाला पोस्ट लिया होगा, तो इसको मतलब ये आपको सर्च नहीं कर सकता, इसके पास डाटाबेस का एक्सेस नहीं है, यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको लग रहा है 1 ईयर से 6 ईयर्स के इसने लिया जो कि नॉन डिस्क्लोज्ड है, तो मुझे ये पूरा श्योर हूँ कि इसने क्लासिफाइड पे ही शुरू किया होगा। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, हम जैसे रिक्रूटर को ना हमको लिस्ट मिल जाएगा कि आप लोगों ने हमें अप्लाई किया है, और हमारे पास ऐसे लिस्ट आ जाएगा। सपोज इस तरह से जितने भी फिल्टर होके मतलब सारे लिस्ट इस तरह से दिखेंगे। और क्या क्या होता है, अगर सपोज उसने क्लासिफाइड ना भी किया होगा और उसने आपका जो दूसरा वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ कि उसने दूसरा कुछ लिया होगा, मतलब सर्च का रिजल्ट लिया होगा, अगर उस पर बात करते हैं, अगर उसने सर्च का रिजल्ट लिया होगा ना, यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ मतलब नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने क्लासिफाइड सर्च में क्या होता है ना, यहाँ पे हम एक सर्च मैंने पहले ले रखा है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे पास सर्च का रिजल्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे ना कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सपोज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, अगर जैसे फिल्टर यहाँ पे हमको मिल रहा है अभी, जैसे कि एक्सपीरियंस क्या है, ईयर ऑफ फिल्टर्स क्या है, ऐसे सारे चीज़ ना हमको यहाँ पे ऊपर मिलते हैं। ठीक, इस तरह से हमें यहाँ पे ऊपर मिलेगा, और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, और यहाँ पे ना बहुत सारे हमें ऑप्शन ऐसे भी मिलते हैं कि इसने यहाँ पे जो चीज़ नहीं है कि इसने कब अपडेट किया है रिज्यूम, इसका रिज्यूम अपडेट कब है, ये यहाँ पे सब दिखता है हमें, मतलब यहाँ पे जो कमेंट है ना यहाँ पे हमें दिखता है, ऐसे हमें रिज्यूम मिल जाता है। और ये रिज्यूम में क्या होता है, हम कैंडिडेट को ना ऊपर से देख सकते हैं कि यहाँ इसने लिखा है कि ये करेंटली इस कंपनी में है, इसका 3 डेज का नोटिस पीरियड है, और यहाँ पे जो इसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिखा रहा है या पैकेज दिखा रहा है, इसके बगल में ना और एक क्या होता है ना, दिखाता है कि इसने कब अप्लाई किया हुआ है। तो आपको क्या करना है ना, आपको हर रोज़ कभी ना कुछ चेंज करना है। अगर आप चेंज करोगे ना, अगर सपोज मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आप सपोज मैं 11 बजे खोल रहा हूँ और आपने उसको 9 बजे चेंज किया, कुछ अपडेट किया है, तो वो क्या होगा ना, आपको आपका जो रिज्यूम है ना, मुझे प्रोफाइल है, ये मुझे ऊपर दिखेगा, ताकि मैं जान सकूँ कि हाँ इसका क्या स्टेटस है, ये एक्टिवली अभी ढूंढ रहा है। अगर आप सपोज सोच रहे हो कि 1 महीना पहले सर्च कर अपडेट करके छोड़ दिए हैं और उसके बाद कोई अपडेट नहीं है, तो सोचिए आपका अपडेट ना ऐसे सर्च के ऑप्शन पे ना सबसे नीचे रहेगा और आप यहाँ पे देख नहीं सकते। तो उसी तरह से यहाँ पे मुझे ये सारा चीज़ दिख जाएगा। तो यहाँ से ना अभी क्या होता है, अगर मैंने वो पेड वाला लिया हुआ है तो यहाँ से ना मुझे नंबर सब कुछ मिल जाता है, पर नंबर तब मिलेगा जब मैं इसे कॉल करूँगा या तो इसे क्लिक करता हूँ और इसका डिटेल्स देखता हूँ ना, तब मुझे इसका नंबर मिलेगा। पर उसका नंबर लेने से पहले ना मुझे यहाँ पे सारा चीज़ ना डिटेल्स मिल जाता है कि हाँ ये किस टाइप का बंदा है या किस टाइप का बंदी है, इसके पास क्या नॉलेज है। और फिर नंबर के लिए जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा एक व्यू काउंट होगा, जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया कि 100 व्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो वहाँ क्या होता है कि अब आपके नंबर के लिए मेरा 100 व्यू कम हो गया, अब मेरे पास सिर्फ 99 व्यूज़ पेंडिंग का। तो उसके कारण क्या होता है ना, आपको हमेशा कहीं ना कुछ अपडेट करना रहेगा, और वो अपडेट करेंगे तो फिर हमें पता कि हाँ ये एक्टिवली सर्च कर रहा है, ताकि हम आपके ऊपर थोड़ा क्या कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, या तो आपको ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे, आपका नंबर लाएंगे। वरना इसे हज़ारों सीवीज़ मिलेंगे हमारे पास सिर्फ ऑप्शन रहेगा 100 सीवी को देख सकते, तो हम सारे सीवी पे क्लिक करके अपना एक व्यू या आप एक सीवी को लॉस नहीं कर सकते। इसीलिए आप कभी भी अप्लाई कर रहे हैं ना, रोज़ उससे आपके रिज्यूम में अपडेट करते रहिएगा। ये हो गया एक पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एज एन फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो, सपोज आप एक फ्रेशर हो और आपके पास कुछ स्किल्स है,
जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है कि मैंने पेंडिंग एक्शन इतने पर है और मैंने रिजेक्ट किया हुआ है। अगर मैं आपको रिजेक्ट के लिस्ट पे चलता हूँ, ठीक है, इसका यहाँ पे दिख रहा है 8 मंथ का, ठीक है, मैं जान गया कि ये 8 मंथ का है। और देखो यहाँ पे इसने लिखा है कि 14 to 15 मंथ इसका नोटिस पीरियड। इससे मुझे ना पूरा क्लियर आइडिया होता है कि ये एक इंटर्नशिप करके रखा हुआ है और इसने के पास ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और इसके पास ये स्किल्स इसने डाला हुआ है। पर इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, इसको रिजेक्ट करने का रीज़न ये है कि ये ना बहुत सारे ऐसे जगह पे डाला है जैसे कि मेरे ये लोकेशन से बिलोंग नहीं करता है। मैं भुवनेश्वर का हूँ और इसने अप्लाई किया हुआ इस एरिया से हुए और मुझे पता है ये भुवनेश्वर को मूव नहीं कर सकता, ये इस बारे, इसीलिए मैंने इसको रिजेक्ट किया हुआ है। और इसका जो एक्सपेक्टेशन है मैं भी भुवनेश्वर के रीजन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो, तो कम जो भी हो। अब ये रिज्यूम आपके लिए परफेक्ट है। एज ए फ्रेशर आपको आपका सीवी या तो नौकरी में आप प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, ये है दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, देखिए ये लोकेशन का भी ठीक है, इसने ये सब मेंशन किया भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसने जो स्किल्स डाला हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ डाला था PHP डेवलपर इसने HTML, PHP, SQL, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड, रिएक्ट.js, ओके, एंगुलर, फ्लैक्स, ठीक है, इतना तक ना उसका रिज्यूम सही था। उसने जो बेफालतू का इतना मेंशन कर दिया ना, मैं जावा भी जानता हूँ, C++ भी जानता हूँ, C जानता हूँ, पाइथन जानता हूँ, ओरेकल जानता हूँ, बैकएंड, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये पॉसिबल ही नहीं है। एज ए फ्रेशर आप सिर्फ नॉलेज रख सकते हो पर इसके ऊपर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, राइट। हम जब स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें सिर्फ PHP डेवलपर ही चाहिए, तो आप ये सारा चीज़ को ना ऐसे नंबर डालो कि आपको क्या करते हैं उसे दिखेगा, क्या कोई मुझे सिलेक्ट कर देगा। हमको एज ए रिक्रूटर ये पता होता है। आपको लगता है कि मैं जावा भी डाल दूंगा, C++ भी डाल दूंगा, पाइथन भी डाल दूंगा, सामने वाला जो है ना उसको पता है कि आपको क्या पता है, क्योंकि आपने 3 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस में उसको भी पता है कि आप इतना कुछ काम नहीं कर सकते हो जो कि मतलब आप कुछ दिखा सकते हो, या तो मतलब उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर वो 0 से 1 ईयर तक पता है, उसने जितना डाला हुआ है ना, आपके पास अगर उतना ही नॉलेज है ना, वो डालो। आपको लग रहा है कि मैं जावा कर दूंगा, .NET कर दूंगा, PHP कर दूंगा, एंगुलर कर दूंगा और हर जगह पे अप्लाई कर लूँगा, कहीं ना कहीं मुझे क्लिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले को पता है कि आपको क्यों सिलेक्ट करना है, क्यों करना है, लेके क्या करना है। तो अगर मेरे पास अगर मैं सब्सक्रिप्शन बेस पे लिया होता तो ये रिज्यूम को मैं कभी क्लिक ही नहीं करता या कभी रिजेक्ट बटन पे बटन भी नहीं लगाता। इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे पता है अगर इसको मैं बटन कुछ भी दबा दिया तो मेरा एक व्यू कम हो जाएगा या तो मेरा एक रिज्यूम कम हो जाएगा, जिसके कारण मुझे ये लेना ही नहीं है या करना ही नहीं है। जिसके कारण क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को ना जैसे नौकरी मतलब एज ए फ्रेशर आपको ना कॉल नहीं आते। तो आप जितना जानते हो उतना चीज़ ही मेंशन करो, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। और क्या है ना, इसने एक बंदे ने ना सही काम किया। उसने क्या किया ना, यहाँ पे इसने कोई प्राइस नहीं लिखा है, मतलब क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है कुछ नहीं लिखा है। इसको पता है कि मुझे जो भी सैलरी मिलेगा उससे मैं कर लूँगा, और ये एक प्लस पॉइंट है इसका। पर माइनस पॉइंट यही हो गया कि इसको कुछ भी नहीं पता और उसने सारा कुछ लिखा, जितना पढ़ा था उतना पता है। क्योंकि जो आप कंपनी में जा रहे हो ना, उनको चाहिए कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी ना हो चलेगा, पर आपका हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए सिस्टम में। आप जो बुक में पढ़े हो और जो काम करोगे सिस्टम में ना, दो अलग अलग चीज़ें। और आप सारा चीज़ जब मेंशन कर देते हो ना, सबको पता है BTech BCA MCA में कितना पढ़ाई किए हो, कितना मस्ती किए और कितना जॉब मिलने वाला। तो वहाँ उसी रीज़न के कारण यहाँ पे आपको कॉल नहीं जा रहा। तो मैं एज ए आप हो अगर एक फ्रेशर, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जितना है उतना करो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना मांगा गया है उतना ही आप भरो, और आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो ना, वहाँ पे देख के अप्लाई करो। अगर आपके रिलेटेड वो चीज़ नहीं है तो वहाँ पे आप अप्लाई मत किया करो। आप सबसे पहले एक कुछ करो, मतलब एक गूगल पे आपको बहुत सारे डमी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। 1-2 प्रोजेक्ट उठाओ, 1-2 प्रोजेक्ट भी बहुत हो गया, एक प्रोजेक्ट उठाओ, उस प्रोजेक्ट को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करो। और स्टार्टिंग से एंड तक ना आपको हज़ारों एरर्स आएंगे। वो हज़ारों एरर्स को जब आप सॉर्ट आउट करोगे ना, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं, पर अगर मैंने जो बच्चे को एज ए फ्रेशर लेके ट्रेन किया हुआ है ना, वो उनके सामने टिक नहीं पाते। रीज़न वही है कि वो ना सिर्फ ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स का शो कराते कि मैं इतना काम जानता हूँ, उतना काम जानता हूँ, पर वो जो एक्चुअल वर्ल्ड में आते हैं ना, वो काम नहीं जानते। कभी कभी आपको फेक एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ रहा है तो भी नहीं जानते, उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरा यही सजेशन है कि आपको एक प्रोजेक्ट करो। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस उसे बोला जाता है जिसने सबसे ज़्यादा कितना उसने एरर सॉल्व किया। सपोज़ आपको एक एरर सॉल्व करने में
एक दिन में सॉल्व करने के लिए 2 घंटा लगा, 4 घंटा लगा, 6 घंटा लगा या एक दिन भी लग गया, पर वही सेम एरर जब आपको नेक्स्ट टाइम आता है ना, आप चुटकी मार के 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसका एरर का सलूशन क्या है और किस प्रोजेक्ट में किस लाइन पे है, आप वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। मैं मना नहीं करता हूँ कि आपको कोडिंग लिखना चाहिए, कॉपी पेस्ट भी करो, कोई इशू नहीं है, पर कॉपी कहाँ करना है, पेस्ट कहाँ करना है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो एज ए फ्रेशर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, ये सब भर के ना आपका टाइम वेस्ट भी मत करो, और रिक्रूटर तो वैसे ही आपको नहीं देखने वाला है। दूसरा चीज़ ये है, अगर आप फ्रेशर हो, सबसे बेस्ट चीज़ है ना, आप पहले एक डमी प्रोजेक्ट लो, उस पर काम करो, कुछ सीख जाओ। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो गया कि इंटर्नशाला ना एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे लोग बहुत ही ढूंढते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई करना शुरू करो, और वहाँ पे ना आप जाके काम करना शुरू करो। कभी कभी ना वो महीने में 3,000 भी दे, 5,000 दे, या कई बार कुछ भी ना दे। एज एन इंटर्न आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जब तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपको कोई मार्केट में पूछने वाला नहीं है। आपके जैसे लोग मार्केट में बहुत है, तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। अगर कंपनी बोल रही कि हम सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे, तो भी आप ज्वाइन कर लो, कुछ तो काम सीखोगे। वही एक्सपीरियंस लेके आप जाके आगे दूसरे कंपनी में डिमांड कर सकते हो कि मैं ये काम जानता हूँ और मुझे करना है, या आप मुझे इतनी सैलरी दो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 साल तक ना एज ए IT के बैकग्राउंड में मैं तो कहूँगा, आप एक फ्रेशर ही आपको कैलकुलेट करो, और बार बार आपकी कंपनी स्विच भी मत करो 2 साल तक। जिस कंपनी में भी रह रहे हो, भले ही कम सैलरी मिल रही हो, पर रह के वहाँ पे काम सीखना बहुत ज़रूरी है। ये वो 2 साल के बाद ना आप जिस कंपनी आप चाहोगे अप्लाई करना कर सकते हो, पर काम आना बहुत ज़रूरी है। तो एज ए फ्रेशर आपको वही मैं सजेस्ट करूँगा, हर जगह पे अप्लाई न करने। जितना जानते हैं उतना ही मेंशन करें, इतना पोथी भर दोगे तो सामने वाले को पता है आपको क्या है। थर्ड है कि आप एज ए फ्रेशर हो तो सैलरी आप मेंशन ना करें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी। और फोर्थ है, आप इंटर्नशाला में जाओ, पहले काम करो, 6 महीना 7 महीना किसी कंपनी में रहो। अगर ऑनलाइन करने का मौका मिल रहा है कर लो, अगर आपको सबसे प्रीफर करो कि ऑफलाइन में करने के लिए, एज ए फ्रेशर ऑनलाइन में आपको ट्यूशन करना या क्लास देना पॉसिबल बहुत ही कम है। कोई सीनियर अपना काम छोड़ के एक फ्रेशर के पीछे जाके उसे ऑनलाइन समझाएगा, थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। अगर आपको बोलते हैं कि आके आप ऑफिस में बैठे काम करो, तो वहाँ भी जाके करो। यह सजेशन मेरे फ्रेशर्स के लिए रहेगा, और एक्सपीरियंस वालों के लिए यही है, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो हमेशा कहीं ना कहीं 10 बजे से पहले अपडेट कर दो, क्योंकि HR 10 बजे आएगा, अपना काम करके 11 बजे तक जब पोर्टल खुलेगा तो वो आपका रिज्यूम को टॉप पे देखेगा। ये मेरा रीज़न है, तो इसके लिए आप हमेशा अपडेट करते रहे, जितना चाहिए उतना करें। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसीलिए जितना उन्होंने मांगा हुआ है उसके बेसिस पे करें, ताकि क्या है ना, आपको भी नहीं लगे मैं अपडेट कर रहा हूँ कॉल नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करते ना, उसको क्लिक नहीं करते, क्योंकि हम अगर एक बार क्लिक किया ना, हमारा एक रिज्यूम लॉस चला था, और वो आपका जो रहेगा क्वालिफिकेशन वो हमारे लिए फुलफिल नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। तो आप पूरा जितना चाहिए उतना लिखें। तो ये था, मैंने आपको बहुत अच्छा जानकारी दिखा दिया रिज्यूम का, मतलब रिक्रूटर का पोर्टल दिखा के। तो अगर आप चाहते हैं कि और कोई दूसरा पोर्टल देखने के लिए, अगर दूसरी बार कभी मैंने लिया कोई पोर्टल, तो आपको मैं दिखा दूँ। अभी मेरे पास नौकरी का था, इसलिए मैंने आपको नौकरी का दिया। तो चलिए, हैव ए ग्रेट डे। आपका फ्यूचर के लिए गुड लक, बेस्ट विशेस। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिला होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको और किस किस चीज़ के बारे में जानना हो, तो मैं कोशिश करूँगा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करके आप तक के वो वीडियो में लेके आ पाऊँ। तो फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग के, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।